ये कहानी है विजयनगर की। विजयनगर में एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी थी जिसका नाम था हीरानंदा सोसाइटी। उस सोसाइटी में रवि अपने पूरे परिवार के साथ अभी नया नया ही आया था। रवि के परिवार में उसके मम्मी पापा, उसके बीवी और उसके 2 बच्चे थे। हीरानंदा सोसाइटी में शिफ्ट किए हुए रवि की फैमिली को ज़्यादा समय नहीं हुआ था। वो लोग हर रात को नाइट वॉक के लिए जाते थे। यह बात है 13 दिसंबर की रात का। स्ट्रीट नंबर 13 में रवि और उसकी फैमिली वॉक करने के लिए गए। जैसे ही वो लोग स्ट्रीट नंबर 13 के अंदर घुसी और उन्होंने हाउस नंबर 444 को क्रॉस किया, उनके सामने ढेर सारे कुत्ते भौंक रहे थे। उसके बच्चों को बहुत डर लग रहा था और वो बोल रहे थे कि हमें आगे नहीं जाना है, क्या ज़रूरत है आगे जाने का, इतने सारे कुत्ते, हम लोग फिर से वापस चलते हैं। पर इस पे रवि बोला कि हमें आगे जाना होगा, वरना फिर तुम लोग तो हर समय कुत्तों से डरते ही रह जाओगे। चलो अभी बिना नाटक के आगे चलो। पर रवि को क्या पता था यह उसके लिए भारी पड़ सकता है। रवि आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने पे सारे कुत्ते उसकी पूरी फैमिली को अटैक कर देते हैं। आज रवि के मम्मी पापा उसके साथ नहीं गए थे, इसलिए जब रवि अपने बच्चों के साथ और अपनी बीवी के साथ वापस नहीं आया तो उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा चिंता करने लगे। देखते ही देखते 1 बज गया, पर वो लोगों का नामो निशान नहीं। अब दोनों वृद्ध जोड़ा बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो चुके थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग गए तो गए कहाँ। उन्होंने सोचा कि हो सकता है ये लोग को थोड़ा और वॉक करने का मन कर रहा हो, इसलिए ये लोग थोड़ी देर बाद आए और ऐसा वो लोग इंतज़ार करते गए। पर 2 बज गया और वो लोग वापस नहीं आए। अभी रवि के मम्मी पापा को बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगी, तो उन्होंने सोचा कि वो लोग बाहर जाके एक बार देखते हैं। तो वो लोग घर के बाहर गए और वहाँ गए जहाँ पे अक्सर रवि अपनी फैमिली के साथ वॉक करता था, पर उनको रवि वहाँ पे नहीं दिखा। फिर वो लोग थक हार कर घर वापस आ गए और वो लोग सो गए, यह सोच के कि हो सकता है वो अपने कोई दोस्त से मिल रहे हों। अगली सुबह 8 बजे तक भी जब रवि अपने बच्चे और बीवी के साथ वापस घर लौट के नहीं आया तो रवि के मम्मी पापा को बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगा। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डाला जिसमें सोसाइटी के सभी मेंबर्स थे कि क्या उन्होंने उनके बच्चों को देखा है। तो उन सब ने बोला कि नहीं, हमने तो नहीं देखा। फिर रवि के मम्मी पापा ने मैसेज में भेजा कि कल रात वो लोग वॉक के लिए गए थे और वो लोग अभी तक नहीं आए। तो तभी सारे मेंबर्स बोलने लगे कि हो सकता है वो लोग ने उनको छोड़ के चले गए हों। आजकल सबको प्राइवेसी चाहिए होती है, इसलिए वो लोग हो सकता है कि दोनों बूढ़े लोगों को छोड़ के वो लोग अलग जगह पे रहने चले गए हैं। रवि के मम्मी पापा का बार बार मैसेज आने पे सोसाइटी वालों ने यह निश्चय किया कि अगर किसी ने नहीं देखा है तो क्यों ना हम लोग सीसीटीवी फुटेज एक बार चेक कर लें। तो जब वहाँ के सेक्रेटरी ने सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई तो उन्होंने यह देखा कि स्ट्रीट नंबर 13 पे 440 तक की सीसीटीवी की कैमरा फुटेजेस थे, पर 440 के आगे जो सीसीटीवी था वो था हाउस नंबर 445 के सामने, और वहाँ का सीसीटीवी आउट ऑफ सर्विस था। उसमें कोई भी फुटेज नहीं था। और आश्चर्य की बात तो ये है कि उसमें 12 दिसंबर तक के फुटेजेस थे, सिर्फ 13 दिसंबर के फुटेजेस गायब थे। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे हुआ क्यों। उन्होंने सोचा कि हमें पुलिस को इसके बारे में बताना चाहिए। तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और उनको सारी बात बताई। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गई। फिर पुलिस हीरानंदा सोसाइटी आई और छानबीन शुरू कर दी। उन्होंने बहुत ढूंढा पर उनको पता ही नहीं चला कि 440 के बाद रवि और उसके बच्चे उसकी वाइफ के साथ कहाँ गायब हो गए। मानो तो वो लोग अचानक से गायब ही हो गए, क्योंकि 445 उस स्ट्रीट का आखिरी घर था
और उसके आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं था, और जो बाउंड्री वॉल थी वो भी काफ़ी ऊंची थी। उन्होंने फिर सोचा कि घरों के अंदर तलाशी लेनी चाहिए, तो वो सबसे पहले 445 की तलाशी लेने गए। तो उन्होंने देखा कि पूरा घर धूल से भरा हुआ है और वहाँ पे कोई नहीं है। ऐसा मानो कि पिछले 4-5 सालों से वो घर खाली पड़ा है, या फिर हो सकता है कुछ और भी ज़्यादा सालों से वो खाली पड़ा है। वहाँ पे कोई नहीं रहता, वहाँ पे पूरा धूल जमा हुआ है। फिर वो लोग 444 में जाते हैं तहकीकात करने, तब भी बात सेम ही थी, पर वो घर दूसरे वाले घर से ज़्यादा मेंटेन्ड था। तो उन्होंने 443 में पूछताछ की और वहाँ से पता चला कि 444 के जो ओनर थे वो उस जगह को छोड़ के जा चुके हैं, पर उन्होंने अपना घर को बेचने पे नहीं रखा है, और 445 के ओनर के बारे में उनको उतनी जानकारी नहीं थी। फिर पुलिस ने छानबीन कुछ और दिनों तक जारी रखा, पर रवि और बाकी सबका कोई नामो निशान ही नहीं मिला। पुलिस फिर से हाउस नंबर 445 के अंदर गई, पर इस बार जब एक पुलिस ऑफिसर सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, उसका फोन बजता है। मोए 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 मोए। एंड जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर फ़ोन को उठाने के लिए अपने पॉकेट में हाथ डालता है और पॉकेट से फ़ोन निकालता है, उसका जो फ़ोन है उसके हाथ से स्लिप हो जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। पर जैसे ही फ़ोन का सीढ़ियों के सामने में गिरने की आवाज़ आई, वो आवाज़ थोड़ी अलग सी थी। वो आवाज़ ऐसी लग रही थी कि मानो उसके नीचे कोई सुरंग है या फिर जाने का रास्ता। वो खोखला है। पुलिस ने अपने लाठियों से अलग अलग जगह पे मारने की कोशिश की, तो उनको पता चला कि जब उन्होंने सीढ़ियों से दूर पे ज़मीन पर अपनी लाठी नीचे मारी तो आवाज़ अलग है, और जब उन्होंने सीढ़ियों के सामने लाठी नीचे मारी तो आवाज़ अलग है। तभी पुलिस ऑफिसर गाटोंडे ने बोला कि यहाँ पे खुदाई करनी पड़ेगी और हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर है क्या। खुदाई करने के बाद जब वो लोग अंदर गए तो उन्होंने देखा कि अंदर जाने का एक रास्ता है, और वो काफ़ी ज़्यादा लंबा रास्ता है। 2-3 मिनट चलने के बाद रास्ता ख़त्म हो गया, पर उनको अपने सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वहाँ पे अंधकार भरी हुई थी, पूरा काला था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि ऊपर से कौन टॉर्च लाने जाए या फिर लालटेन, तो उन्होंने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ही ऑन की, और जब उन्होंने फ्लैशलाइट ऑन की और अपने सामने देखा तो वो नज़ारा किसी हॉरर फिल्म की कोई एक डरावनी सीन से कम नहीं था। उनके सामने कंकाल ही कंकाल थे, लोगों के स्केलेटन्स थे, और ऐसा नहीं कि 4-5 लोगों के स्केलेटन्स हो, वहाँ पे कम से कम 50 से ज़्यादा लोगों के स्केलेटन्स थे। कुछ के साइज़ छोटे थे, इसका मतलब बच्चों के भी स्केलेटन वहाँ पे थे। फिर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को बुलाया गया, और जब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने सारे स्केलेटन्स का डीएनए टेस्ट कराया तो ये मालूम हुआ कि जो सबसे ज़्यादा पुराना स्केलेटन उस घर में था वो था 20 साल पुराना। पुलिस को अब समझ में नहीं आया कि ऐसा हुआ कैसे, और जो फैमिली मरी है वो तो अभी कुछ दिनों पहले ही मरी है, तो उसका बॉडी इतने जल्दी स्केलेटन में कैसे टर्न हो गया। पर क्योंकि इलेक्शन सर पे थे तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन बंद करनी पड़ी, और उसको इस रीज़न से बंद कर दिया गया कि इनफ क्लूज़ नहीं थे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इलेक्शंस जब ख़त्म हुए पुलिस ने कोई फर्दर एक्शन नहीं लिया। समय बीतता है और 1 साल पूरे होने के आए थे, पर रवि का केस तो पूरी तरीके से बंद हो गया था। तभी 13 दिसंबर की रात को स्ट्रीट नंबर 13 में एक और फैमिली वॉक करने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो लोग वॉक करते करते उस स्ट्रीट में टर्न होते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उनके सामने बहुत सारे कुत्ते हैं और वो सब ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे हैं। वो फैमिली को यह घटना याद थी
जो कि रवि के साथ हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग फिर से मुड़ के चले जाते हैं, वरना हो सकता है कि हमारे साथ भी कुछ बुरा हो जाए। क्योंकि पूछताछ पे 443 में रहने वाले लोगों ने यह भी बताया था कि उस दिन ढेर सारे कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। यह बात उस फैमिली को याद थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं और पीछे की तरफ वापस चलते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर जा रहे थे, एक दूसरी फैमिली उस स्ट्रीट की तरफ टर्न हुई। जो पुरानी वाली फैमिली थी उसने नई वाली फैमिली को बोला कि यहाँ पे नहीं जाने, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ घटना हो चुका है, तो यहाँ पे वॉक करना सही नहीं है। पर जो नई फैमिली थी उन्होंने पुराने वाली फैमिली की बातों पे ध्यान नहीं दिया और वो लोग फिर भी आगे गए। पुरानी वाली फैमिली तो वहाँ से चले गई थी, पर नई वाली फैमिली अभी भी आगे बढ़ी जा रही थी। और जैसे ही उस फैमिली ने 444 घर को क्रॉस किया, तभी कुत्तों ने उन पर अटैक कर दिया और उन्हें बेरहमी से मारा। इस फैमिली के पड़ोस में उन्हीं के बहुत अच्छे दोस्त रहते थे, और जब उन्होंने वो वाली फैमिली को बहुत समय से नहीं देखा तो उनको चिंता होने लगी कि अचानक से बिना बताए वो लोग कहाँ चले गए। हम लोग तो इतने अच्छे दोस्त थे, उनको कम से कम हमें बताना चाहिए था। तो इसलिए उन्होंने ग्रुप में एक बार मैसेज करके पूछा कि किसी को उनके बारे में कोई भी जानकारी है, क्योंकि उनके घर में जो लोग काम करने आते थे वो भी बार बार उनसे पूछ रहे थे कि वो वाली फैमिली गई तो गई कहाँ, उनका सैलरी भी अभी तक उनको नहीं मिला है। तभी मैसेज में उस पुरानी वाली फैमिली ने मैसेज किया, जो कि स्ट्रीट नंबर 13 से मुड़ के वापस जा रही थी, कि उन्होंने उस फैमिली को स्ट्रीट नंबर 13 में जाते हुए देखा था। तभी लोगों को डर लगने लगता है कि जो भी स्ट्रीट नंबर 13 में जाता है वो अचानक से गायब क्यों हो जाता है। सारे मेंबर्स ने उस वाली फैमिली से पूछा जो कि स्ट्रीट नंबर 13 में जाके बच गई, कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या था। तो उस फैमिली ने ये बोला कि ज़्यादा कुछ नहीं था, हम लोग वहाँ पे जा रहे थे तो सामने में ढेर सारे कुत्ते भौंक रहे थे, हम लोग डर के वापस आ गए। और हम लोगों ने उस फैमिली को भी मना किया था वहाँ पे जाने से, पर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। और फिर उसके आगे क्या हुआ हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग तब तक वापस आ चुके थे। सोसाइटी वालों ने पुलिस पे फिर से कंप्लेन की कि एक और सेम केस आया है। अब पुलिस के ऊपर प्रेशर था, तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू की और उन्होंने उस 20 साल पुरानी वाली लाश के बारे में पता लगाया। तो उससे पता चला कि ये जो लाश थी वो हाउस नंबर 445 की ओनर की लाश थी। वो थे राजेश। वो एक सोशल वर्कर थे जिनके 2 छोटे बच्चे और एक पत्नी थी। फिर थोड़ी और रिसर्च करने के बाद यह पता चला कि राजेश का मर्डर किया गया था, और इसके ऊपर न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन भी छपी थी, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े सोशल वर्कर थे। उस आर्टिकल में ये दिया हुआ था कि सोशल वर्कर राजेश की एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ उन्होंने एक PIL फाइल किया था कोर्ट में, और उनका दावा ये था कि जो बड़ा बिजनेसमैन है वो कंस्ट्रक्शन वर्क में वो बहुत ही ज़्यादा चीप क्वालिटी सीमेंट और लो ग्रेड मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग में तो उस बड़े बिजनेसमैन को कोई चिंता नहीं थी, पर धीरे धीरे इसके बारे में कुछ और लोग बात करने लगे। तभी उस बड़े बिजनेसमैन ने घर में कम से कम 2-3 इंसान और 10 कुत्ते भजवा दिए, और उस केस को ऊपर से प्रेशर के कारण बंद कर दिया गया था और उसके बारे में ज़्यादा और रिसर्च नहीं की गई थी। अब पुलिस के सामने एक और बड़ा सवाल था कि अभी तक जितनी भी फैमिलीज मरी हैं जिनके बारे में उन्हें जानकारी है, उस सारी फैमिली में 4 लोग थे। तो अगर देखा जाए तो वहाँ पे 16 बॉडी होनी चाहिए, पर वहाँ पे तो कम से कम 150 जैसी बॉडीज़ थी। तो ये सारी जो लाशें थी, लाशें भी नहीं, ये सारे जो कंकाल थे वो थे तो आखिर किसके थे। तभी वो पुलिस ने ये निर्णय किया कि वो लोग फिर से हाउस नंबर 443 में जाएंगे पूछताछ के लिए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था।
443 के घर में पुलिस जाते हैं। तो 443 में रहने वाले लोगों ने यह बताया कि उस रात 13 दिसंबर को फिर से कुत्ते भौंक रहे थे और बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे, पर फिर अचानक से उन्होंने भौंकना बंद कर दिया। उन्हें समझ में भी नहीं आया कि हो रहा था तो आखिर हो क्या रहा था, और वो लोग बाहर देखने भी नहीं गए क्योंकि वो लोग डरे हुए थे। तभी पुलिस ने पूछताछ में पूछा कि उनके जो बाजू वाले घर है उसमें कौन रहता है। तो वहाँ पे रहने वाले लोगों ने यह बताया कि वहाँ के जो ऑनर है उन्होंने आज से 10-20 साल पहले ही घर को खाली छोड़ दिया था, और वहाँ के जो ओनर है वो कम से कम 5 साल में एक बार आते हैं देखने कि घर सही सलामत है कि नहीं, और उससे ज़्यादा हमें उनके बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि अभी हम लोग को यहाँ पे शिफ्ट हुए मुश्किल से 5 साल ही हुए हैं। फिर पुलिस पूछती है कि अगर उन्हें पता है कि 444 की ओनर रहते कहाँ हैं। तब 443 के रहने वालों ने पुलिस को उनके एड्रेस दे दिए। पुलिस अब एक गांव की तरफ गई। उसी गांव में 444 के ओनर्स रहते थे जैसा कि 443 ने उन्हें बताया था। फिर उन्होंने 444 के ओनर्स को ढूंढना चालू किया। एक दिन ढूंढने के बाद उन्हें आखिर वो लोग मिल ही गए। पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की और पूछा कि उनको 445 के बारे में क्या जानकारी है। राघव, जो कि 444 का ओनर था, उसने बताया कि उसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और वो आज से 20 साल पहले ही शिफ्ट कर चुका है गांव में, तो उसको कुछ याद नहीं है। फिर पुलिस ने पूछा, मैं पूछ रहा हूँ कि 13 दिसंबर को आज से 20 साल पहले हुआ क्या था, और मेरे सामने ज़्यादा चालाकी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम लोग 13 दिसंबर के 5-6 दिन बाद ही शिफ्ट कर गए थे, तो सच सच बता दो हुआ क्या था अगर तुमको मुसीबत में नहीं पड़ना है। तब फिर राघव बोलने लगा, सर हम लोग शरीफ घर के लोग हैं सर, प्लीज़ सर हमें छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। वैसे भी वो आज से 20 साल पुरानी बात है और हमें ज़्यादा याद नहीं है। हमें बस इतना याद है कि उस दिन उस घर में बहुत सारे कुत्ते और 2-3 लोग आए थे। फिर पुलिस पूछता है, अच्छा ऐसा कुछ है तो नहीं जो तुम हमसे छुपा रहे हो? फिर राघव बोलता है, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं छुपा रहा, और अगर मुझको और भी कुछ याद आता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। फिर पुलिस वहाँ से चली जाती है, यह वादा देके कि वो लोग राघव की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि इसी शर्त पे राघव ने सारी बातें पुलिस को बताई। ऐसा करने में कम से कम 1-2 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था, और जब भी वो लोग सीसीटीवी को एक्सेस करने का कोशिश करते थे तो वो लोग ये बातें थे कि जो 13 दिसंबर का फुटेज है सिर्फ उसी दिन के फुटेज में आउट ऑफ सर्विस लिखा हुआ आ रहा है और बाकी सारे दिन के फुटेजेस उसमें प्रेजेंट थे। तो आखिर ऐसा हो कैसे सकता है कि सिर्फ 13 दिसंबर के दिन के फुटेजेस उस सीसीटीवी में नहीं है? और ऐसा सिर्फ 1-2 साल का नहीं था, पिछले 20 सालों से जितने भी 13 दिसंबर आए हैं उन सारे दिनों की सीसीटीवी फुटेज की नामो निशान नहीं थे। अब पुलिस के सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि जो उतने सारे लोग हैं उनका स्केलेटन्स वहाँ पे कैसे प्रेजेंट है। फिर पुलिस जाने से पहले एक और बार राघव से मिलती है और पूछती है कि क्या उसको पता है कि इतने सारे स्केलेटन्स वहाँ पे कहाँ से जमा हुए हैं। फिर राघव बोलता है कि नहीं, हमें तो इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि जैसे ही उस दिन मर्डर हुआ था हम लोग अगले दिन वहाँ से शिफ्ट कर गए थे, क्योंकि उस बिजनेसमैन के लोगों ने उन्हें धमकाया था कि अगर उनको ज़िंदा रहना है तो इससे अच्छा है कि वो लोग विजयनगर को छोड़ के ही चले जाएं। पुलिस यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही थी मेन कल्प्रिट को ढूंढने की, और जितने भी क्लूज थे उसको आपस में कोरिलेट कर रही थी। तभी सोसाइटी के सेक्रेटरी ने यह सुझाव दिया कि क्यों ना वो लोग एक बाबा को बुलाएं, क्योंकि अभी उनको पुलिस के ऊपर उतना विश्वास नहीं था कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और अभी तक पुलिस ने उनको कोई भी खास अपडेट नहीं दिए है। उसी समय विजयनगर में एक बहुत ही बड़े अघोरी बाबा आए हुए थे।
वहाँ के सेक्रेटरी ने उस अघोरी बाबा को अपने जगह पे बुलाया और सारी कहानी बताई। तब अघोरी बाबा ने बोला, चलो मैं आके देखता हूँ आखिर बात है तो है क्या। जैसे ही अघोरी बाबा स्ट्रीट नंबर 13 को एंटर करते हैं, वो अचानक से रुक जाते हैं और आंखें बंद करके कुछ सोचने लगते हैं। फिर वो आंखें बंद करके ही आगे बढ़ते हैं, पर 444 को वहाँ रुक जाते हैं और 445 में वो नहीं जाते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ पे प्रेत आत्मा का साया है और यह जो साया है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और हम उनसे नहीं लड़ सकते। अगर उनको उस प्रेत आत्मा से बचना है तो उनको एक यज्ञ कराना होगा। अघोरी बाबा ने सोसाइटी के सेक्रेटरी से बोला कि यहाँ पे किसी को नहीं आने देना, कोई बोले तो कोई भी नहीं। तभी सेक्रेटरी बोलता है कि पुलिस यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने बार बार आती है और उनको ये पता चला है कि इस घर के नीचे एक जगह है जहाँ पे ढेर सारे स्केलेटन्स पड़े हुए हैं। तब बाबा बोलते हैं कि हो ना हो उसका ताल्लुक उस शक्ति से ही है। वो बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली शक्ति है, तो इससे लड़ाई करने में और इसके विरोध में यज्ञ करने के लिए और भी बहुत सारे अघोरी बाबाओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर वो आज से 1 हफ्ते बाद वापस आएंगे यज्ञ करने और तब तक सोसाइटी के सेक्रेटरी को बोला कि वहाँ पे किसी को भी जाने ना दिया जाए। तभी सेक्रेटरी ने अघोरी बाबा से कहा, बाबा यहाँ पे पुलिस तो बार बार चेकिंग करने के लिए आती है, हम उन्हें रोक नहीं सकते वरना फिर वो हमें जेल के अंदर कर देंगे कि हम लोग पुलिस को उनका काम नहीं करने दे रहे। फिर वो मान जाते हैं और बोलते हैं कि पुलिस के अलावे वहाँ पे कोई नहीं जाना चाहिए क्योंकि आखिर पुलिस को भी तो उनके काम करनी ही है, पर अगर हो सकता है तो उन्हें उन पुलिस ऑफिसर को ज़रूर रोकना चाहिए। जब पुलिस ऑफिसर ने उस बिजनेसमैन के बारे में पता लगाया तो उनको पता चला कि वो बिजनेसमैन तो आज से 19 साल पहले ही भारत देश को छोड़ चुका है और वो अभी फॉरेन कंट्री में रहता है। तो पुलिस ने फ़ोन करके उसे वापस इंडिया बुलाया। पहले तो वो आने से मना कर रहा था, पर बहुत कोशिशों के बाद वो मान के वापस। तब तक में 1 हफ्ता पार हो चुका था। अघोरी बाबा बाकी सारे अघोरी बाबाओं के साथ आ चुके थे और उन्होंने यज्ञ कराया। जैसे यज्ञ कराया तो उनके सामने एक आत्मा प्रकट हुई और बोलने लगी, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो। इस पे अघोरी बाबा ने बोला कि मैं यहाँ पे तुमको भगाने आया हूँ, तुम यहाँ के लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो। तब आत्मा बोलती है कि मैं कोई शौक से इनको परेशान नहीं करना, मुझे अपना बदला पूरा करना है और यही एक तरीका है जिससे मैं अपना बदला पूरा कर सकता हूँ। फिर अघोरी बाबा बोलते हैं कि इतने सारे लोगों को मारने से तुम अपना बदला कैसे पूरा कर रहे हो। आत्मा बोलती है, मुझे इन लोगों को नहीं मारना है, मुझे जिसको मारना है वो अभी तक आया ही नहीं है और ताकि वो वापस आए इसलिए मैं इतने सारे लोगों को मार रहा हूँ कि यह बात न्यूज़ तक पहुँच जाए और उसे यहाँ पे आना ही पड़े। फिर अघोरी बाबा बोलते हैं कि तुम्हें मुक्ति के लिए क्या चाहिए। तो आत्मा बोलती है, बदला, मुझे बदला चाहिए। फिर अघोरी बाबा समझ जाते हैं कि बात क्या है और उनको यह भी पता चल जाता है कि उस आत्मा की मौत हुई तो हुई कैसे। फिर अघोरी बाबा उससे एक सवाल पूछते हैं कि राकेश, यह बताओ कि तुमने मारा लोगों को, पर इतने सारे लोग कैसे पहुंच गए। फिर वो आत्मा बोलती है कि मैंने सिर्फ इस सोसाइटी में रहने वालों को ही नहीं मारा है, पर उन लोगों को भी मारा है जो यहाँ पे काम करने आते थे, ताकि ये एक बहुत ही बड़ा इश्यू बन जाए, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अघोरी बाबा को तो इतना तो पता चल गया था कि अगर इस आत्मा को भगाना है तो उसके लिए उसकी जो तमन्ना है वो जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक ऐसा नहीं हो सकता। तब तक में पुलिस जो है उस बहुत बड़े बिजनेसमैन को लेके 445 घर तक पहुंची और जैसे ही बिजनेसमैन उस घर के अंदर घुसा तो अचानक से उस घर के सारे दरवाजे खिड़की बंद हो गए।
पुलिस ने बहुत ज़्यादा कोशिश की उस दरवाजे को तोड़ने की, या फिर खिड़की से अंदर घुसने की, या फिर कोई अगर और कोई रास्ता है उसे ढूंढने की, पर पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर अचानक से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आने लगती है। सब डर जाते हैं कि आखिर कुत्तों की भौंकने की आवाज़ कैसे आ सकती है। और जैसे ही वो चेक करते हैं कि आवाज़ आ रही थी तो आ कहाँ से रही थी, तो उनको पता चलता है कि आवाज़ तो अंदर से आ रही है। फिर अचानक से दरवाजे के फाटक खुल गए और जब पुलिस अंदर जाके देखी तो वहाँ पे तो बिजनेसमैन था ही नहीं। फिर पुलिस जल्दी जल्दी नीचे जाके देखा कि नीचे में क्या कोई नया स्केलेटन आया है, तो उनको पता चला कि ये बॉडी उसी बहुत बड़े बिजनेसमैन की है, क्योंकि उसका अभी तक कंकाल नहीं बना था। तभी एक पुलिस ऑफिसर का फ़ोन बजता है। मोए 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 मोरे। इससे एक चीज़ पता चलती है जो कि अघोरी बाबा ने किसी को नहीं बताया था, कि ये सारा जो चीज़ हो रहा है ये सिर्फ 13 नंबर के कारण हो रहा है, क्योंकि उस घर का जो वैल्यूज़ है, यानी घर का जो नंबर है, उन सबको जोड़ने के बाद जो नंबर आ रहा है वो है 13। स्ट्रीट नंबर था 13, दिन था 13, मारने के लिए लोग आए थे 13, और उस समय दोपहर का 1 बज रहा था। तो अगर 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट में लिया जाए तो उस समय 13:00 हो रहे थे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और डरावनी और ख़तरनाक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।